गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस है, पार्ट 1 है और चैप्टर जो है हीट यानी उष्मा है। तो सबसे पहले तुमको बता दें कि ठंडा है, थोड़ा ठंडा में शरीर को बचा कर रखना ही उचित है। तो इसलिए अपना अपना ध्यान रखते हुए तुम लोग कोई भी काम ठंडा से बचा कर ही करना, क्योंकि अगर कोई भी बीमारी होता है तो समझ लेना कि उसमें ठंडा का प्रकोप इस समय रहेगा। तो इस बात पर ध्यान देना है। समझ में आए तो देखते हैं इसमें फर्स्ट हीट यानी उष्मा क्या है। तो सबसे पहले गर्म और ठंडा। हीट वही होता है जैसे गर्म है कि ठंडा है, मुख्य रूप से ही बात होता है क्या गर्म है क्या ठंडा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक गर्म ठंडा है, प्रश्न सारणी में कुछ दिया हुआ है। तो सारणी 3 के समान उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ नाम जोड़िए तथा वस्तुओं को गर्म में ठंडा के रूप में चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले वस्तु तुम लोग कुछ अपना अपना से अलग अलग भी लिख सकता है और भी वस्तु लिख सकता है और उसमें सूची में बना सकता है। तो देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले आइसक्रीम। तो तुम लोग समझ सकता है कि गर्म है कि ठंडा है। तो तुम लोग बर्फ़ खाते हो तो क्या होता है, ठंडा। आगे है चाय के प्याले में रखी चम्मच। तो चाय के प्याले में अगर चम्मच रखी है तो ऑटोमेटिक है कि तुम समझ लो कि गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। फलों का रस। तब फलों का रस क्या होता है, ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा होता है, यानी गर्म नहीं होता है। आगे करें तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी। तो अगर बर्तन अगर तला रहा है, देखता है उसका डंटी, तो हथी रखते हैं तो देखता है कि वह अगर वह मान लीजिए कि न ठंडा नहीं रहता है लेकिन हल्का वह गुनगुना टाइप के हल्का समसुम रहता है कि वह आदमी पकड़ सके, वैसे यानी गुनगुने टाइप के रहते हैं। समझ में। तो चाय भी अगर मान लीजिए कि रहते हैं तो चाय पीते तो चाय भी उतना गर्म नहीं, थोड़ा सा सुसुम यानी गुनगुने टाइप के पीते हैं। समझ में। तो इस तरह देख कर भी और भी वस्तुओं का नाम तुम लोग लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अगला है कर है क्रियाकलाप 3.1 में के लिए क्या दोनों हाथों के एक जैसे अनुभव होता है, तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। तो कह रहा है कि बूझो कहता है कि देखो मेरा बायां हाथ कहता है कि मगसी में पानी गर्म है तथा दाहिने हाथ उसी पानी को बताता है कि क्या, निष्कर्ष निकालो। तो एक हाथ कहता है कि गर्म है, दूसरा हाथ क्या है, तो निष्कर्ष हम क्या निकालें। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, तो बूझो को दोनों अनुभव सही है। इसमें से निष्कर्ष निकलता है कि मग सी में रखे पानी में अपने दाहिने हाथ को डालने से पहले बूझो ने उसे अपेक्षाकृत किसी अधिक गर्म पानी में डाला रखा है। मान लीजिए कि हम अगर पानी समान रूप में ठंडा है, अगर पानी गर्म में हाथ रखें फिर अगर ठंडा में रखेंगे तो थोड़ा सा गर्म ही महसूस होगा, ठंडा महसूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह दोनों हाथों की अनुभव हम बता सकते हैं कि किस में गर्म है, हाथ से भी अनुभव कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से। कारक है 3.2 में तापमान क्रियाकलाप, तापमान क्रिया तो सारणी 3 कुछ विद्यार्थी शरीर पर तापमान। देखो तो कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं शरीर का तापमान। तो मान लीजिए कि शरीर का तापमान नापने का जो है, जैसे मनुष्य यानी 36.9, तो मान लीजिए कि अनवर है चाहे मनुष्य है तो 36.9 सेंटीग्रेड और उस तरह आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट, केल्विन और इस तरह नापने का यह तरीका है। जैसे तुम लोग गंजी भी देखता है नंबर, तो किसी नंबर पर गंजी पर कहेगा छोटा बच्चा है तो कहेगा 75 दे दो, और किसी पर कहेगा कि नहीं उसका जो है 22 नंबर दे दो। तो दोनों थोड़ा नापने का अलग अलग तरीका है। अगर कहेगा कि 36 नंबर का गंजी दे और इस तरह सेंटीमीटर में जाएगा तो कहेगा ना 90 दे दो हमको। दोनों सेम है, दोनों क्या 36 90 है, 90 36 है, दोनों अलग अलग, एक नापने का तरीका अलग अलग है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो इस तरह एक पैमाना जो है नापने का तरीका अलग अलग है। ठीक। तो इस प्रकार वरुण, जय मान लीजिए कि वरुण का तापमान 37.1 है और अनवर का 36.9। जैसे बुखार उखार लगता है तो जीभ में, कांख में, शरीर का वो जो है थर्मामीटर लगाकर नाप लेते हैं कि इसका शरीर का तापमान
माने सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है, दोनों में किसी में नापते हैं। ठीक है, चलो अगला है 3.3 का प्रयोगशाला। तो बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापमानों के मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अभी तक उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला में तापमान द्वारा यानी उसके शरीर का तापमान मापा जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले जान लो कि प्रयोगशाला में तापमान भी शरीर का तापमान मापा जा सकता है, लेकिन इस काम के लिए उसे सुविधाजनक नहीं होता है। मान ली कि बड़ा बड़ा कहीं पर मशीन है तो छोटा नापने के लिए थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा, तो इसलिए जैसा मान लीजिए कि स्केल है तो हर चीज़ का नापने का सेम वही होता है, लेकिन नापने का जो है छोटा बड़ा का यानी कि मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमानी बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है। तो जो भी डॉक्टरी तापमान देता है उसमें जो है पारा रहता है, उसमें क्या रहता है P, यानी पारा की लिक्विड कौन ये रहता है, पारा रहता है, याद करके रखना। वही डॉक्टरी थर्मामीटर में वो इसमें रहता है पारा रखा जाता है, जो हल्का सा भी गर्म हो तुरंत पिघल जाता है, यानी कि इधर से उधर भाग जाता है। समझ में? तो देखो ध्यान से कि वस्तुओं का तापमान थर्मामीटर के बल्ब के तापमान के जितना नहीं भी हो सकता है। ऐसे में जब बल्ब को वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है तो बल्ब का तापमान बदलता है, इससे पारे का स्तर भी बदल जाता है, इसलिए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है, यानी कह रहा है क्रियाकलाप प्रश्न, क्या इन मापों को कुछ भिन्नताएं संभव कारण की चर्चा करें। तो कुछ भिन्नता, तो हाँ, यानी कि उत्तर है कि हाँ, भिन्नताएं थर्मामीटर के सही तरीकों को उपयोग नहीं किए जाने के कारण हो सकता है। भिन्नता है कि सही तरीका से हम उपयोग नहीं करें, इसलिए अंतर समझ में आ सके। अगर जानना है, मान लीजिए कि अगर सही तरीका से करेगा तो अच्छा आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्रियाकलाप में कि डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो जैसे मुंह में लगाता है कि मुंह में थोड़ा जीभ पर रखो, बुखार उखार नापते हुए देखा है, तो निकाल लेने पर पारा जो है रुक क्यों जाता है, ऊपर या नीचा क्यों नहीं जाता है। तो इसका मुख्य कारण देखो ध्यान से, तो देखो यानी विभंगक यानी किंक पारे के तल को नीचे माने नीचे गिरने से रोकता है, यानी उसमें एक किंक पारे है। कौन पारा है? किंक, यानी विभंग उसको कहते हैं किंक, और उसको विभंग हिंदी में विभंग, अंग्रेजी में किंक पारे तल को नीचे गिरने से क्या करता है, वो रोकता है वहीं पर स्टॉप, जिससे हमको यानी कि बुखार चाहे जो भी है नाप लेते हैं कि इतना सेंटीग्रेड चाहे फ़ारेनहाइट बुखार है। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है विभंग क्या है। चलो देखो, दूसरा है विभंग क्या है। तो अभी पता है विभंग यानी पारे के तल को अपने नीचे गिरने से रोकता है। विभंग क्या? किंक, यानी विभंग क्या है? पारे के तल को यानी कि रोकता है, पारे के तल को क्या करता है, रोकता है, वहीं पे स्टॉप करता है, वहीं पे क्या करता है, जिससे वह नीचे नहीं गिरता है। चलो अगला है यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण। एक ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो फर्स्ट प्रश्न, यह ठंडा क्यों हो जाता है। मान लीजिए कोई गर्म रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, जैसे चाय बनाकर रखते हैं तो चाय अगर यहाँ रख दो तो वहाँ वो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। तो जहाँ जिस वातावरण में रहेगा, जिस वायुमंडल, जिस वातावरण में, जिस घर में रहेगा, तो उस घर का सेम जब तापमान रहेगा जितना, उतना पर वह आकर लिमिट हो जाएगा, उतना पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मान लीजिए कि तुम लोग देखता है चाय रखता है, अगर गर्मी के दिन है तो जो घर का जिस घर में, जिस बर्तन में जहाँ पर है, वहाँ को उस घर का जितना तापमान रहेगा वहाँ पर आके स्टॉप यानी ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। देख समझ रहा है। तो देखो ये ठंडा, देखो क्योंकि यह ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित होता है। क्या होता है, परिवेश मैंने जिस जगह पर रखेगा, गर्म है कि ठंडा, अभी जैसे ठंडा है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, मौसम यानी परिवेश के अनुसार। अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से कि दूसरा, पहली जानना चाहती है क्या इस, देखो क्या इसका यह अर्थ है कि यानी यदि दो धातुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। हाँ, जैसे तुम लोग कोई सामान देखता है कि मान ली कि हम जब
कोई जैसे गड्ढा से तुम ऊंचाई से गाड़ा, तो उस इस प्रकार समझो तुम लोग। मान लिया जाए कि कोई गर्म सामान है, तो गर्म सामान है तो गर्मी में रखेगा तो गर्म ज़्यादा देर वो रहेगा, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, क्योंकि वह उसमें निकल नहीं पाएगा। अगर वही ठंडा में रहेगा, अगर गर्म सामान ठंडा में, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, या ठंडा को गर्म में लाओ जल्दी गर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये देखते हैं कि हाँ, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तुओं के अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। माने हम ज़्यादा गर्म है, जैसे कोई गर्म सामान है, तो जिधर ठंडा मिलेगा उधर जल्दी जाएगा, उधर जल्दी क्या, जिधर ठंडा उसको महसूस होगा और ऊष्मा उधर जाने की कोशिश करेगा। चलो अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से कि क्रियाकलाप कि मोम के टुकड़ों को, देखो मोम के टुकड़ों को क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिर के से दूसरे सिर की ओर स्थानांतरित होती है? चलो देखो क्या कर रहा है कि मोम के टुकड़ों पिघल कर गिरते, मैंने गिरने लगते हैं। जो टुकड़ों लौ से सबसे नज़दीक होता है यह सबसे पहले गिरता है। जो क्योंकि ऊष्मा जल्दी मिलता है उसको क्या मिलता है, क्योंकि हाँ, ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। मान ली कि जहाँ पर जल्दी ज़्यादा है, जहाँ गर्म होगा वहीं से ना गिरेगा, जहाँ लौ जहाँ जलता है मोमबत्ती में, वहाँ से टुकड़ा यानी पिघल पिघल कर वह गिरने लगता है। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू।